नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज बॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त गणेश नादरे और आज हम देख रहे हैं डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी इज व्हाट? डेटा इंटीग्रिटी में क्या क्या कंसेप्ट्स है, क्या क्या क्राइटेरियाज है, अल्कोआ प्लस है, अल्कोआ प्लस प्लस है, इन सब का ओरिजिन कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीजें वन बाय वन आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। डेटा अब हम देख रहे हैं दोस्तों अल्कोआ, अल्कोआ प्लस प्लस। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री देखेंगे, व्हेन केम इन एग्जिस्टेंस, कब ये आया एग्जिस्टेंस में, फिर व्हाई इट केम, ये किस लिए आया, और इसके बारे में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वन बाय वन देखेंगे दोस्तों। हम देख रहे हैं दोस्तों अल्कोआ। अल्कोआ मीन्स क्या है? दिस एक्रोनिम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टैन डब्ल्यू वूलर इन एफडी ऑफिस इन 1990। एक स्टैन डब्ल्यू वूलर एक यूएस एफडीए के ऑफिस में एक जीएलपी के इंस्पेक्टर थे, तो इन्होंने लॉट्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी के इश्यू देखा, मैनिपुलेशन देखा और इसके लिए गाइडलाइन जारी की। उसे कहता है, कहा जाता है अल्कोआ। दिस टीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस एफडीए फॉर मेंटेनिंग द डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने दोस्तों इस गाइडलाइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो आप समझिए कि अल्कोआ का इनिशिएशन कब हुआ, किसने किया और क्यों किया। दोस्तों अल्कोआ में जो 5 टर्म है दोस्तों, ए मीन्स एट्रीब्यूटेबल, एल मीन्स लेजिबल, सी मीन्स कॉन्टेम्पोरेनियस, ओ मीन्स ओरिजिनल एंड अगेन फाइनली ए मीन्स एक्यूरेट। इसके बारे में दोस्तों हम आखिर में सबका ओवरव्यू होने के बाद वन बाय वन एक एक टर्म को हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अभी अल्कोआ प्लस। दोस्तों अल्कोआ प्लस क्या है? अल्कोआ प्लस कब आया? जो ईएमए है, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, इन्होंने क्या किया, दे एडेड 4 मोर रिक्वायरमेंट्स इन 2010। दैट इज 4 मोर टर्म्स आर कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्योरिंग एंड अवेलेबल। दोस्तों सबसे पहले अल्को आया 1990 में, फिर 2010 में आया प्लस आया, सीसी ये हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। एंड कॉमनली ये एफडीए भी यूज करता है इसको, करेक्टली एफडीए यूज करता है, पिक्स यूज करता है, डब्ल्यूएचओ यूज कर सकता है, करता है, और जीएमपी, गुड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अल्कोआ प्लस प्लस। व्हाट इज द अल्कोआ प्लस प्लस? अल्कोआ प्लस प्लस में क्या हुआ दोस्तों? ट्रेसेबिलिटी, टी इज द 10th acronym added to the Alcoa and it becomes Alcoa CCEA A प्लस होके नाउ इट इज अल्कोआ CCEA-T हो गया दोस्तों। इसको क्या हुआ, इसको कब इंट्रोड्यूस किया दोस्तों? इन 2023 ड्राफ्ट ईएमए गाइडेंस, जो ईएमए का ड्राफ्ट गाइडेंस है इसमें इसके जरिए इंट्रोड्यूस किया। तो 1990 में अल्कोआ बना, 2010 में अल्कोआ में प्लस ऐड किया, फिर 2023 में टी ऐड किया दोस्तों। अब तक हमने देखा कि अल्कोआ, अल्कोआ प्लस और अल्कोआ प्लस प्लस कब आया, कैसे आया और क्यों आया दोस्तों। अब हम इन डिटेल में देखेंगे, हर एक टर्म के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले है एट्रीब्यूटेबल, एल लेजिबल, कॉन्टेम्पोरेनियस, ओरिजिनल, एक्यूरेट। उसके बाद प्लस में आता है दोस्तों 2010 में जो इंट्रोड्यूस हुआ उसमें आता है कंप्लीट, कंसिस्टेंस, एंड्योरिंग, अवेलेबल। उसके बाद फाइनली जो 2023 में ऐड हुआ है दोस्तों वो है ट्रेसेबिलिटी। अब हम देख रहे हैं दोस्तों एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल मीन्स व्हाट? हु अक्वायर्ड द डेटा और हु परफॉर्म द एक्शन, मीन्स किसने परफॉर्म किया और किसने रिकॉर्ड किया, वो सेम पर्सन रहना चाहिए, जो परफॉर्म कर रहा है वो रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एक्टिविटी परफॉर्म, मतलब एक्टिविटी को किसने किया, कब किया और किसने रिकॉर्ड किया, ये सब डेटा आता है दोस्तों एट्रीब्यूटेबल में। आइडेंटिटी ऑफ द इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसमें इक्विपमेंट का आईडी भी आना चाहिए। इन केस ऑफ एनी अल्ट्रेशन ऑफ द डाटा, पर्सन मेकिंग द अल्ट्रेशन शुड आल्सो बी नोटेड डाउन। इसमें सिंपल तरीके से हम बताने गए तो दोस्तों, कोई भी आप फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, सॉल्यूशन प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेनुलेशन कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो, जो आदमी परफॉर्म कर रहा है उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके साथ डेट रहना चाहिए, उसके साथ टाइम रहना चाहिए, इक्विपमेंट आईडी रहना चाहिए, और कुछ भी करेक्शन अगर वो करता है तो वहां पे सिस्टमेटिकली वो करेक्शन को कमेंट या नोट के साथ एड्रेस करना है दोस्तों। इसे कहते हैं एट्रीब्यूटेबल।
अब हम देख रहे हैं दोस्तों लेजिबल। लेजिबल मीन्स व्हाट? डेटा कैन बी इजीली रीड, सिंपली पढ़ने आना चाहिए दोस्तों। आल्सो रीडेबल फॉर सिस्टम अपग्रेडेशन एंड माइग्रेशन। अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम से सॉफ्ट डेटा है तो रीडेबल रहना चाहिए, माइग्रेशन करने आना चाहिए डेटा को, मतलब सर्वर से आपको फॉर्मेट्स में कोई लेना है पढ़ने के लिए, चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। कैन बी रीड डेटा टुगेदर विद एनी एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक मेटा डाटा, मतलब कुछ भी उसका मेटा डाटा अगर है तो उसके साथ वो लिंक होना चाहिए। मेटा डाटा मीन्स व्हाट? मेटा डाटा मीन्स दोस्तों ये होता है, समझो कि आपने एक वर्ड फाइल बनाई है, तो वर्ड फाइल को आप क्या करते हो, ये वर्ड फाइल कब किसने बनाई है, अगर आपको डेटा चाहिए तो आप सिंपली क्या करते हो, लेफ्ट राइट क्लिक करते हो और प्रॉपर्टीज में जाते हो, और तो आपको पता चलता है कब किया, किसने किया, और कौन से फॉर्मेट में किया। इसे कहते हैं दोस्तों मेटा डाटा। मतलब डेटा का एक एड्रेस, डेटा का खुद का एक एड्रेस दोस्तों। मेटा डाटा में डेटा का खुद का एड्रेस। इट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड ऑल एंट्रीज इन द ऑडिट ट्रायल, मतलब जो इक्विपमेंट्स में जो ऑडिट ट्रायल होते हैं दोस्तों, कुछ भी अगर आप चेंजेस करते हो इक्विपमेंट के रनिंग कंडीशन में, या आप कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो, कोई डेटा अपडेट करते हो, उसमें बैच नंबर्स, प्लॉट नंबर चेंज करते हो, या मशीन का स्पीड चेंज करते हो, ये सब चीज़ें दोस्तों ऑडिट ट्रायल में कैप्चर होनी चाहिए। और कैप्चर होने के साथ साथ वो सिंपली पढ़ने के लिए भी आनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई अलग गलत ऐसा फॉर्मेट है आप पढ़ नहीं सकते, आप उसको कंक्लूड नहीं सकते, दैट इज नॉट गुड। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पोरेनियस डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द एक्टिविटी विच द डेट एंड टाइम, मतलब एक्टिविटी जिस टाइम पे आप परफॉर्म कर रहे हो उसी टाइम पे रिकॉर्ड करनी है दोस्तों। अब रिकॉर्ड स्टार्ट कर रहे हो आप कोई प्रोसेस, तो तुरंत स्टार्ट टाइम डाल देना चाहिए, बाद में नहीं डाल सकते, तो इसे कॉन्टेम्पोरेनियस कहते हैं दोस्तों। रियल टाइम डेटा कैप्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, मतलब उसी जिस टाइम पे परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पे ही आपको रिकॉर्ड करना है। ट्रस्टेड टाइम सोर्स, मतलब अगर आपका इक्विपमेंट ऑपरेशन कंडीशन में और उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड इक्विपमेंट है, उसमें HMI या PLC थ्रू आप ऑपरेट करते हो, तो उस कंडीशन में उसका जो टाइम सोर्स है वो ट्रस्टेड और कैलिब्रेटेड रहना चाहिए, ताकि जिस जिस टाइम पे जो जो डाटा आप पर पंच हो रहा है वहाँ पे वो सिस्टमेटिकली डेट एंड टाइम के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट ओरिजिनल। ओरिजिनल इट मीन्स द फर्स्ट रिटर्न ऑब्जर्वेशन, ये रिकॉर्ड और प्रिंट आउट, मतलब जो परफॉर्म करते हो उसके टाइम में जो फर्स्ट टाइम जो डेटा आता है। फॉर एग्जांपल आप वेट कर रहे हो वेइंग बैलेंस पे, आपका अगर फर्स्ट टाइम जो प्रिंट आउट आता है वो माइक्रोग्राम में है या मिलीग्राम में है, और आप उसको ग्राम में या केजी में कन्वर्ट करके लिखते हो, तो उसके साथ साथ इस डेटा को भी आपको अटैच करना है। दिस इज द ओरिजिनल डेटा दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपका पेपर हो सकता है या ई रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, यानी कुछ भी लाइक एनालिसिस में आप HPLC का एनालिसिस करते हो तो कुछ एरिया, कुछ वैल्यूज आते हैं दोस्तों, वो वैल्यूज को आप कन्वर्ट करके परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो, तो ये वैल्यूज का रॉ डेटा रहना चाहिए। इन केस ऑफ डुप्लीकेट ट्रू और वेरीफाइड कॉपी इज डन, अगर समझो कुछ कॉपी बना रहे हो आप ओरिजिनल कॉपी के, तो सिस्टमेटिक स्टैम्प्स रहने चाहिए और उसका ओरिजिनल कॉपी भी मेंटेन रहना चाहिए। तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंक्लूडिंग द मेटा डेटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कुछ डेटा आपके पास है तो उसका मेटा डेटा, फॉर एग्जांपल जो रॉ डेटा जस्ट फर्स्ट सेंटेंस में बताया लाइक दैट, उसका पूरा का पूरा इनिशियल प्रिंटआउट्स मेटा डेटा के साथ रहना चाहिए। मेटा डेटा में जब आपने बनाया डेटा का डेटा, मतलब कुछ वेट कर रहे हो, ये वेट कौन से बैलेंस पे किया है, किसने किया है, कब किया है, इसको कहते हैं मेटा डेटा। और उसमें जो वेट के रिजल्ट है वो है डेटा, और उसका आजू बाजू का जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। नेक्स्ट ब्लैंक फॉर्म्स एंड मास्टर टेम्पलेट्स आर कंट्रोल्ड, मतलब जो भी आपके पास ब्लैंक फॉर्मेट्स है, आप उसमें GMP डेटा रिकॉर्ड करने वाले हो, वो डेटा मास्टर टेम्पलेट्स वो कंट्रोल रहने चाहिए, किसने इश्यू किया, कब इश्यू किया, और ये यूज होने के बाद इसको सिस्टमेटिक वे के डॉक्यूमेंट्री कंट्रोल में जाना चाहिए एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दोस्तों। नेक्स्ट एक्यूरेट, नो एरर्स और एडिटिंग विदाउट डॉक्यूमेंटेड अमेंडमेंट्स, मतलब कुछ भी आप एक बार डेटा अगर आप जनरेट करते हो, गलती से समझो आपको 10 लिखना है उसकी जगह 5 लिखते हो, तो आपको 10 क्यों लिखा था और अभी 5 क्यों कर रहे हो, तो उसका जस्टिफिकेशन वहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट करेक्ट, ट्रूथफुल, कंप्लीट, वैलिड एंड रिलेबल, समझो अगर आप एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो सॉल्यूशन प्रिपरेशन के टाइम पे, कुछ सॉल्यूशन बना रहे हो 2-3 मटेरियल ऐड करके पानी में, तो आपको
आपको समझो 10 किलो सॉल्यूशन बनाना था, 5 किलो पानी है और 5 किलो मटेरियल है, तो आप 10 किलो की जगह समझो कि 9.8 किलो बैलेंस दिखा रहा है और 2 किलो लॉस हो रहा है, तो आपको ट्रूथफुली जो परफॉर्म कर रहा है, मतलब बैलेंस पे जो दिख रहा है उसे ट्रूथफुली कंप्लीटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसे कहते हैं दोस्तों एक्यूरेट। 9.8 दैट इज द एक्यूरेट। आप 10 लिखने जाओगे दैट इज नॉट एक्यूरेट एंड दैट इज द ब्रीच ऑफ डेटा इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, कैलिब्रेटेड क्वालिफाइड इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स। जो आप वेइंग में इस्तेमाल कर रहे हो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वो कैलिब्रेटेड क्वालिफाइड रहने चाहिए, नहीं तो गलत डेटा दे सकते हैं, दैट से नॉट टू बी एक्यूरेट देन। इसके लिए एक्यूरेसी के लिए हमें वैलिडेशन कैलिब्रेशन चाहिए। वैलिडेटेड सॉफ्टवेयर एक्सेल शीट्स और मेथड रहना चाहिए। जो भी एक्सेल शीट्स आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हो, वो सब वैलिडेटेड रहना चाहिए दोस्तों, नहीं तो सिस्टम में गलत डेटा आएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट ऑल डेटा इंक्लूडिंग मेटा डेटा और एनी रिपीट एनालिसिस री एनालिसिस परफॉर्म। मतलब कुछ भी आप एक बार एनालिसिस परफॉर्म करते हो, दूसरा समझो आपको लग रहा है एनालिसिस गलत हो चुका है, तो आप उस कंडीशन में रिपीट एनालिसिस करते हो दोस्तों। और फिर रिपीट एनालिसिस करने के बाद आपको सही डेटा आता है, तो आपको जो फर्स्ट एनालिसिस के रिजल्ट है उसको भी वहां पे अटैच करना पड़ेगा, तब इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट डेटा। नो डिलीशंस और अनऑफिशियल टेस्ट्स, मतलब कुछ आपको डिलीट नहीं करना है इनिशियल एनालिसिस का भी, और कोई अनऑफिशियल टेस्ट नहीं करनी है दोस्तों। सेकेंड पर्सन रिव्यू चेक्स, अगर कुछ भी रहेगा सेकेंड पर्सन रिव्यू चेक्स, तो वहां पे सेकेंड पर्सन रिव्यू चेक्स होने चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कंप्लीट डेटा। कंप्लीट डेटा मीन्स आपको समझ में आया होगा, आप कभी गलती से एक टेस्ट करते हो HPLC में, कोई सैंपल का आपको गलत रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वापस एनालिसिस लगाते हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डेटा वहाँ पे अटैच करना है। क्यों गलत हुआ था उसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उसका रीज़न लिखना पड़ेगा, रूट कॉज लिखना पड़ेगा, और सेकेंड टाइम एनालिसिस करके वहाँ पे उसको अटैच करना है दोस्तों। आप उसको सिंपली ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इस अगर ऐसे किया हो तो इट विल नॉट कॉल्ड एज ए कंप्लीट। नेक्स्ट, consistent, all records should be available in the expected sequence with supporting date and time stamps। आपके पास कुछ भी डेटा जनरेट किया हुआ है दोस्तों, तो वो सिस्टमेटिकली टाइम स्टैम्प के साथ, डेट के साथ, क्रोनोलॉजिकली अरेंज रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, एंड्योरिंग रिकॉर्ड ऑन ऑफिशियल एंड ड्यूरेबल मीडिया और फॉर्मेट। मतलब जिस भी GMP एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ऑफिशियल इश्यूड फॉर्मेट्स पे होने चाहिए, वो ड्यूरेबल मीडिया सर्वर या कोई हार्ड डिस्क में होना चाहिए। नो यूज ऑफ एनवेलप्स, स्टिकी नोट्स, लैब कोट्स एंड स्लीव्स। ऐसा किधर भी नहीं लिखना है, लैब कोट पे लिखो, चीट्स पे लिखो, ये सब चीज़ें नहीं करनी। इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा मस्ट बी स्टोर्ड ऑन द कंट्रोल एंड रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटा। एंड्यूरिंग मीन्स ये लाइफ टाइम, उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक ये डेटा अवेलेबल रहना चाहिए दोस्तों। मतलब लॉन्ग टर्म रहने वाले फॉर्मेट्स और मीडिया पे ही इसको रिकॉर्ड करना है दोस्तों, ताकि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेफ रहे, कंट्रोल में रहे और अवेलेबल रहे। नेक्स्ट, अवेलेबल एक्सेसिबल फॉर रिव्यू, ऑडिट और इंस्पेक्शन ओवर द रिकॉर्ड लाइफ टाइम। रिकॉर्ड जब तक रहेगा, बैच जब तक रहेगी, तब तक के लिए ये डेटा इमीडिएटली रिव्यू और ऑडिट के लिए और इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहनी चाहिए। इट इज़ अप्लाइड टू द एनी मीडिया यूज फॉर द GXP रिकॉर्ड। मतलब GXP या GMP हम बोलते हैं, इसके लिए जो भी आप पेपर यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करते हो, एनी टाइम इट शुड बी अवेलेबल फॉर द ऑडिट रिव्यूज। नेक्स्ट, ट्रेसेबिलिटी, जो फाइनल कंसेप्ट है अल्कोआ प्लस का, दैट इज द ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबल थ्रू आउट द प्रोसेस एंड लाइफ साइकिल ऑफ द डेटा इंक्लूडिंग चेंजेस मेड। मतलब डेटा जब से बना तब तक, लाइफ टाइम तक, वो डेटा का जितना भी चेंजेस हो गया है वो सभी वहाँ पे एड्रेस होना चाहिए दोस्तों। मेट्रोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड ट्रेसेबल टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो भी आपने मेट्रोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स यूज किए, वेइंग बैलेंस का जो स्टैंडर्ड, कैलिब्रेटेड बॉक्स अगर यूज किया है, तो उसका जो मेट्रोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स आपने कहाँ से उसको कैलिब्रेट किया है, वो सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने चाहिए दोस्तों। जो भी आपका टॉलरेंस लिमिट ले रहे हो ±0.1%, दैट शुड बी ट्रेसेबल फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एनालिटिकल
और कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स, मतलब जो भी आप कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो ट्रस्टेड सोर्स से चाहिए, जैसे WHO रहो या इंटरनेशनल कोई स्टैंडर्ड्स हो, ISO रह सकता है, USFDA रह सकता है, या NABL रह सकता है इंडिया का, जो सभी ट्रेसेबल चाहिए। मतलब आप कहाँ से रेफर कर रहे हो इस लिमिट को, उस रेफरेंस के लिए कोई तो स्टैंडर्ड चाहिए इंटरनेशनली। ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल एट्रीब्यूटेड टू द वर्क, अगर कोई एक एक्टिविटी किसी ने परफॉर्म की है तो उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड वहां पे ट्रेसेबल रहना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए। इसके बावजूद भी आपको डेटा इंटीग्रिटी रिलेटेड और भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट के जरिए बनाइएगा। उसी कमेंट के आगे हम और एक नया वीडियो बना के आपके सामने हाजिर होंगे दोस्तों। अगली बार वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ।